और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसको 1 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइल फाइटर प्लेन यूं ही उड़ रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हमले पे हमले हो रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक तबाही का दौर जारी है। तेल, गैस, स्टील के बाद अब पानी पर भी वार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल ढांचे को तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी खाड़ी देशों और इजराइल पर जोरदार पलटवार कर रहा है। वहीं ट्रंप मिडिल ईस्ट में लगातार अपने वॉरशिप और सेना को बढ़ा रहे हैं, जो ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या ट्रंप अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। पेंटागन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ट्रंप ने 6 अप्रैल तक की मोहलत दरअसल ईरान को दी नहीं थी? इजराइल हमले कर रहा था और वो ताकत बढ़ा रहे थे, अपनी ट्रूप्स की मूवमेंट करा रहे थे, जैसा कि पिछली बार भी किया था ट्रंप ने कि बात चल रही थी पीस टॉक की, और उसी वक्त पर उन्होंने हमला कर दिया था ईरान पर। जरूरी संसाधनों पर हमले के बाद क्या अब खाड़ी देशों में पीने के पानी का संकट गहराने लगा है? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध का 1 महीना, दुनिया का मुश्किल हो गया जीना। तेल, गैस और स्टील के बाद पानी, क्या ट्रंप की साजिश में फंसे ईरानी? ईरान करेगा घातक अटैक, कतर से बहरीन तक के वाटर प्लांट टारगेट। युद्ध में अब संसाधन बने हथियार, कौन होगा जंग के विस्तार का जिम्मेदार? मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तेल और गैस के बाद अब पानी भी इस युद्ध का हथियार बनता दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के प्लांट को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। ऑयल एंड गैस फील्ड से लेकर स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट तक टारगेट पर हैं, और अब ईरान के एक हैवी वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में अब तक न्यूक्लियर प्लांट, गैस रिफाइनरीज, तेल के डिपो, स्टील के प्लांट, एल्यूमिनियम फैक्ट्री और वाटर प्लांट को टारगेट किया जा चुका है। न जंग थम रही है, ना ही कोई पीछे हटने को तैयार है। उल्टे सीजफायर के दावों के बावजूद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आईडीएफ और यूएस आर्मी के हमलों ने तेहरान को हिलाकर रख दिया है। शनिवार की पूरी रात ईरान की राजधानी में मिसाइल पर मिसाइल बरसती रही। अमेरिका और इजराइल के कंबाइंड अटैक में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया, जिसके चलते कई इमारतें तबाह हो गईं। तेहरान धुआं धुआं हो गया। तेहरान में सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान के एटॉमिक एनर्जी साइट पर भी बार बार अटैक हो रहा है। इजराइल और यूएस आर्मी लगातार बुशर प्लांट को निशाना बना रही है। यह हमला पूरे युद्ध के सबसे खतरनाक इलाके पर हमला है, क्योंकि इससे ईरान के एटॉमिक एनर्जी साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर ईरान अपने वाटर प्लांट के तबाह होने से गुस्से में है, और अब वो खाड़ी देशों के डिसैसिलेशन प्लांट को निशाना बना सकता है। ये वही प्लांट्स हैं जहां पर कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत जैसे देशों को 90% से ज्यादा, सऊदी अरब और यूएई को 50% से ज्यादा पीने का पानी मिलता है। ईरान के पास नदियों, बांध और जलाशय का मजबूत नेटवर्क है, इसीलिए उस पर वाटर प्लांट तबाह होने का ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर ईरान ने खाड़ी देशों के डिसैसिलेशन प्लांट पर अटैक कर दिया, तो इन देशों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। अब ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ तो उसने इजराइल की न्यूक्लियर सिटी पर अटैक किया।
जब तेल गैस रिफाइनरी पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों के ऑयल एंड गैस प्लांट को तबाह कर दिया और अब वाटर प्लांट पर वार के बाद उसका पलटवार तय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान चुप बैठा हो। उसने अपने न्यूक्लियर और वाटर प्लांट पर हमले से बौखलाए ईरान ने मिडिल ईस्ट में इंडस्ट्रियल प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने यूएई के सबसे बड़े एल्यूमिनियम स्मेल्टर को निशाना बनाया है। एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम ने कहा कि अबू धाबी में उसके अल तालीवा प्लांट को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने बदले की आग से पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। कुवैत से लेकर बहरीन, ओमान से लेकर दुबई और बगदाद से लेकर इरबिल तक तगड़ी तबाही मचा रखी है। ईरान के ड्रोन हमले से इराक और इरबिल में भारी नुकसान हुआ है। इरबिल में अमेरिकी काउंसुलेट के करीब जोरदार धमाके सुने गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ईरान ने इराक के बगदाद और इरबिल में ड्रोन अटैक करके भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वहां एक के बाद एक धमाके होने लगे। ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने इरबिल में अपने डिफेंस सिस्टम सी-रैम को एक्टिव कर दिया है, जिसने कुछ हमलों को तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कई ड्रोन ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए तबाही मचा दी। बगदाद में भी ईरान के बारूदी ड्रोन ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जहां हमले के बाद आग और धुएं का गुबार उठने लगा। ईरान ने बहरीन पर भी कई मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, जिससे बहरीन के एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। खाड़ी में अमेरिका का एक और सहयोगी देश ओमान भी ईरान के हमलों से नहीं बचा। ओमान के सलालाह बंदरगाह पर ईरान ने एक बार फिर ड्रोन दागे। इस हमले में एक मजदूर घायल हो गया, जबकि एक क्रेन को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने शनिवार की रात कुवैत पर भी बारूद बरसाया, जहां सैनिक हवाई अड्डे के ईंधन टैंक पर हमले के बाद आग लग गई। खाड़ी देशों के साथ ही ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर भी रात भर ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में ईरान के अटैक के बाद तबाही मच गई, तो वहीं बेत शेमेश पर भी ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी। इजराइल के नेगेव और इलियट शहरों पर भी ईरान ने एक साथ हमला कर दिया। ईरान के इस अटैक में इन शहरों में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार करते हुए उसकी इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया और एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें और इजराइल पर दाग दी। ईरान ने नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल में ताबड़तोड़ रॉकेट, मिसाइल और क्लस्टर बम से हमले किए हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक से तेल अवीव में तबाही मच गई है और हमले के बाद शहर में सायरन की आवाज गूंजने लगी है। मिडिल ईस्ट की एक महीने से चल रही जंग और इस जंग में ईरान और इजराइल के साथ ही कई खाड़ी देशों को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध में अब तक 8,710 लोगों की मौत हुई है और करीब 34,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 15,000 से ज्यादा सैन्य और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं और हर घंटे करीब 40 हमले हो रहे हैं। इस जंग में अब तक 49 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं, जो भारत के 1 और पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर है। अमेरिका ने अब अपने एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली की एंट्री ईरान वार में कर दी है, जिससे यह साबित होता है कि अमेरिका पीछे हटने के बजाय अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। ये वॉरशिप समुद्र से जमीन पर सीधे अटैक करने में सक्षम है। साथ ही ये F-35 हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लैस है। इस वॉरशिप को ताइवान के पास से मिडिल ईस्ट भेजा गया है। ये तैनाती ऐसे समय हुई है जब ये खबर चल रही है कि अमेरिका अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। कई रिपोर्ट में इसका दावा किया जा चुका है। ईरान में कई हफ्ते तक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के सैनिकों की तैनाती की गई है। साथ ही अमेरिका के 3500 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती भी मिडिल ईस्ट में की गई है। एक ओर ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के शहर शहर में नो किंग्स प्रोटेस्ट जोर पकड़ रहा है। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा में लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इन रैलियों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। माना जा रहा है कि ये ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में से एक है।
ग्राउंड ऑपरेशन से पहले यूएस आर्मी ने ईरान के जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के शिप लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को धमकाते रहे हैं, तो अब अमेरिका एक के बाद एक ईरानी शिप को डुबोने पर लग गया है। तो ये युद्ध किस ओर जा रहा है? अब युद्ध में पानी को भी निशाना बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, स्टील प्लांट्स, एल्युमिनियम प्लांट्स, यानी कि एक तरह से पूरा तबाह बर्बाद करने पर दोनों मुल्क जो हैं आमादा हो चुके हैं। तो सवाल यही है कि ये युद्ध आखिर कौन जीत रहा है, ये युद्ध किस ओर जा रहा है और क्या हम एक महा तबाही की ओर बढ़ रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जुड़ेंगी। प्रमित माकोड़े साहब हैं, अध्यक्ष हैं एक्शन फॉर हंगर के, अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शोएब चौधरी हमारे साथ, बांग्लादेशी पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विनय शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रूस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कोंडे साहब आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अमेरिका से खबरें जो आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका जब इन तमाम हमलों से ईरान को दबा नहीं सका तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड भेजने हैं और अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, ये लड़ाई और ज्यादा भीषण होने वाली है। प्रवीण मुखंडे सर। हेलो। यस सर, आप ही से सवाल है सर। लगता है सर को हमारी आवाज नहीं आ रही है। हम एक बार सिवाच सर के पास जाएंगे। सिवाच सर, ये जंग आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? ये जंग कौन जीत रहा है? नैरेटिव वॉर चल रही है कि भाई ठीक है, हाँ हम युद्ध रोकना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो उसके दौरान अमेरिका रसद अपने तमाम सोल्जर्स जुटा रहा है, या फिर वाकई में ईरान ने ट्रंप को ट्रैप कर दिया? हाँ बिल्कुल, देखो प्याज हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया जो ईरान की कैपेबिलिटी। ये सोचा था कि अगर अयातुल्लाह अल खमेनी सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं और उनके साथ टॉप 40-50 जो उसके मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर, तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर ये ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार किया और ईरान की आज की तारीख में काफ़ी स्थिति मजबूत है। अगर आप देखें ईरान ने क्या किया, ईरान ने 3-4 चीज़ें बड़ी अलग की। एक तो उसने मुजाहिद डिफेंस बनाई कि उसके अंदर जो सक्सेशन प्लान 4 स्टेजेस तक बना ली। एक अगर कमांडर बन जाता, दूसरा इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को। इनको पूरे देश को 31 प्रोविंस में बांटा और IRGC को एक नियुक्त करके उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया। और अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ईरान का, इसकी ईरान की एयर पावर इतनी अच्छी नहीं है, एयर डिफेंस भी कमज़ोर है, नेवी भी छोटी है, मगर इसके पास ताकत है बहुत मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स की, और उससे उसने एक प्रकार से बहुत सटीक हमले किए हैं। इसके बावजूद कि मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल में, और इसी प्रकार से जो खाड़ी के देश हैं उनके अंदर जो बेसिस है। अब आप देखें कि इसने किया क्या, इसने बड़ा एसिमेट्रिक वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर खेला। उसको पता कन्वेंशनल लड़ाई में अमेरिका और इजराइल इनसे बहुत आगे, और इसने इसको मिलिट्री से मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया। वो कैसे बनाया? उसने एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, और जिसके कारण आप देखें कि जो प्राइसेज है ऑयल की आज करीब के $100 पर बैरल से ज़्यादा चली गई। पूरा फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर पूरे वर्ल्ड का 20% जाता। दूसरा, उसने इन खाड़ी देशों पे जहां पर मिलिट्री बेची उन पे हमला किया, उनके एनर्जी सेक्टर को बर्बाद किया, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मचा दी। और आज की तारीख में मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं। ठीक है, ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं। इसका जवाब मैं प्रवीण सर से ले लेती हूँ, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं सर। डोनाल्ड ट्रंप को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड उतारने का मन नहीं है, मजबूरी में उतारने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक अपनी एयर पावर से वो ईरान को घुटनों पे नहीं ला पाए हैं, जैसे कि उन्होंने दावा किया था कि वी हैव वॉन दिस वॉर। Once again, thank you for having me on your show. देखिए मैडम, now almost 1 month is over. अब एक तरह से पिक्चर क्लियर है कि अमेरिका हैज अ वेरी स्ट्रेटेजिक अपर हैंड। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है, और अमेरिका को ये कहना कि अमेरिका किसी प्रकार से वीकनेस के साथ यहाँ नेगोशिएशन टेबल पे जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अमेरिका अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी आपने स्टाइल देखी होगी। इट इज वेरी क्लियर नाउ इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स
दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो सामने वाले अपोनेंट को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, लेकिन उनका स्ट्रेटेजिक गोल क्लियर है कि लॉन्ग टर्म थ्रेट फ्रॉम ईरान शुड बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, बोथ न्यूक्लियर थ्रेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स, और ये ईरान जैसे रोग नेशन जो चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक शिपिंग चोक पॉइंट्स हैं उस पे जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उस पे भी अमेरिका इन लोगों को सफल नहीं होने दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने पूरी दुनिया को एक तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऐसे कई सारे चोक पॉइंट्स थे, लाइक फ्रॉम पनामा कैनल टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू कई और जगह पे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं। वो अमेरिका इज नाउ स्ट्रेटेजिकली मूविंग इन ऑल दोस चोक पॉइंट्स टू मेक श्योर दैट दिस वॉर इज नॉट गिविंग अ सिग्नल ओनली टू ईरान। ईरान वॉर तो हम जीत ही रहे हैं, और निगोशिएशन जो होगा वो अमेरिका के तर्ज पे ही होगा, अमेरिका के इच्छा अनुसार ही वो उस निगोशिएशन को कंप्लीट किया जाएगा। और अगर वो निगोशिएशन टेबल पे अमेरिका नहीं जीतती है तो फिर से डबल प्रेशर से इनके ऊपर अटैक होंगे, इनको पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाएगा और फिर हम निगोशिएशन पे जाएंगे। दिस इज अमेरिका स्टाइल। बट मोर इंपॉर्टेंटली पूरी दुनिया को अमेरिका ने क्लियर मैसेज दिया है कि द फाइट ऑफ डोमिनेंस इज बिटवीन चाइना एंड अमेरिका इज विनिंग दैट फाइट ऑफ डोमिनेंस। क्यों? तो फाइट क्योंकि ऑफ पूरी डोमिनेंस दुनिया के में देश ईरान खामखा और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो गल्फ कंट्रीज कितना भरोसा करेंगे अब आने वाले दिनों में अमेरिका पर? मैडम गल्फ कंट्रीज ने पूरे ये ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, क्योंकि अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं है। एक आपने कुछ हद तक तो बात सही भी कही है कि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है आज की तारीख में, लेकिन लोगों का अमेरिका के ऊपर और विश्वास बढ़ा है। जैसे इजराइल को अमेरिका हैज नॉट अबैंडन्ड इजराइल को पूरा बैकिंग दी है, पूरा सहयोग दिया है, और पूरे मिडिल ईस्ट के जो कई सारे देश हैं, पर्टिकुलरली ईरान जो इजराइल के अगेंस्ट में हमेशा अटैक करके और इजराइल को पूरी दुनिया के नक्शे से खत्म करने की बात करता था, वो खुद देश ही खत्म होते नजर आ रहा है। तो अमेरिका के जो सहयोगी है उनको अमेरिका पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और जो चाइना के सहयोगी थे वेनेजुएला, अमेरिका ने दिखा दिया कि आप चाइना और रशिया के अगर साथ रहोगे तो शायद आपके राष्ट्रपति को या आपके प्रीमियर को उठाकर हम हमारे देश में ले आएंगे। इस तरह के बहुत स्ट्रांग मैसेजेस पिछले 2-3 महीने में गए हैं। सर तो पूरी दुनिया ये समझ स्ट्रॉन्ग रही है मैसेज नहीं सर, ये तो इसे सीधे कहते हैं बुली करना कहते हैं इसे, मतलब इसे दादागिरी कहेंगे इसको। मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉज में कहीं से भी इसे स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि भाई ठीक है मेरा इलाका है, यहाँ का मैं दादा हूँ। अमेरिका तो यही कर रहा है। आरजू भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू पाकिस्तान से जुड़ रही हैं। इनडायरेक्ट मैसेजिंग तो दुनिया को समझ में आ ही जाती है, और दुनिया धीरे धीरे इसीलिए अमेरिका की तरफ अलाइन हो रही है। और आपने देखा होगा ब्रिक्स का मोमेंटम भी कमजोर हुआ है, बिकॉज जब वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात आती है, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात आती है, तो लोग अब अमेरिका के साथ ज्यादा अलाइन होंगे, न कि चाइना और रशिया और उनके एक्सिस के साथ। ठीक है, प्रमीत जी कह रहे हैं, आरजू अमेरिका से जुड़े हैं, कि भाई अमेरिका की स्ट्रैटेजी है, ये कोई हर बार हार नहीं रहा है, वो उसका स्टाइल है। कोई परेशान नहीं है ट्रम्प, कोई ऑनरेबल एग्जिट नहीं चाहते हैं, जीत उन्हीं की हो रही है, और चाइना को भी मैसेज जा रहा है। तो आप बता दीजिए आरजू, आपके पास क्या खबर आ रही है? बॉर्डर आपका लगता है पाकिस्तान से ईरान का, आपके पास थोड़ी ज्यादा खबरें ईरान की भी आ रही होंगी, तो आपकी नजर में कौन जीत रहा है ये जंग? देखिए, अमेरिका तो हरगिज नहीं जीत रहा, जहां तक यहाँ पर हमें समझ आ रही है या हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को तो यही लग रहा था कि कुछ ही दिनों में ईरान घुटनों पे आ जाएगा और वो जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो सही है या गलत, वो अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त अमेरिका में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और जो हमारे मीडिया में और सब कुछ दिखाया जा रहा है, यकीनन आपका मीडिया भी दिखा रहा होगा कि कई स्टेट्स ऐसी हैं अमेरिका की जहां पर अमेरिका के ही खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी टफ टाइम देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसको देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक छोटी सी कंट्री ईरान अमेरिका के मुकाबले में उन्होंने अमेरिका को, जैसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल एक टांग पे खड़ा किया हुआ है, और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उधर से निकले तो कैसे निकले। साथ ही साथ पाकिस्तान में आज टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें से जो तीनों उस वक्त पहुंच चुके हैं। शाम में इनकी कोई मीटिंग होगी जिसमें ये लोग बात करेंगे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, कि इस जंग में से या इस लड़ाई में से किस तरह से निकला जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, हो सकता है बहुत से लोग यही कहेंगे कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल जितना पाकिस्तान कर सकता है या करने की कोशिश कर रहा है वो की जा रही है, और बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान के साथ भी टर्म्स अच्छे हैं। आज या कल में ही जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी हम नाराज़ नहीं कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो
कह लीजिए दूसरों के लिए, जो कहते हैं ना दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं उसमें खुद गिर जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त वही हो रहा है कि वो समझ रहे थे कि शायद वो एक बहुत सुपर पावर है, वो जाते ही ईरान को मजा चखा देंगे। लेकिन ईरान ने जो किया है, तो जो लोग ईरान के फैन नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईरान की गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, जिसमें मैं भी हूँ, लेकिन इस वक्त ईरान ने जो किया है, अमेरिका बिल्कुल यही डिजर्व करता था। चलिए, अमेरिका यही डिजर्व करता था। तो यहाँ पे प्रमीत साहब को ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आरजू कुछ और पिक्चर पेश कर रही हैं, सिवात साहब ने एक अलग पिक्चर पेश की है। शोएब चौधरी साहब, आप जरा सर आपके पास आऊंगी प्रमीत सर, लेकिन शोएब साहब, सभी पैनलों को इंक्लूड कर लूं। शोएब साहब आप बैठे हैं, एक बर्ड आई व्यू दे दीजिए। भाई पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है तो वो ईरान की थोड़ी ज्यादा सुनेंगे। प्रमीत अमेरिका से जुड़े हैं, ट्रंप के समर्थक हैं, तो वो थोड़ा अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा देंगे। आप जरा न्यूट्रल पार्टी नजर आ रहे हैं, आप दे दीजिए जरा व्यू, कौन जंग जीत रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मीनाथ जी। देखिए, ये मार्च इस महीने में अमेरिका की नेशनल डेट है $39 ट्रिलियन। अमेरिका की इकोनॉमी डूब रहा है, डूबता हुआ इकोनॉमी है। और ये जो ट्रंप की जो क्लेम्स है, ये बकवास है। दिस इज अ वॉर ऑफ वर्ड्स। ये आवाज ज्यादा करता है कि ताकत है नहीं। आरजू जी से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ कि ये ईरान ने सबक सिखा रहा है अमेरिका को। और जैसे कि कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ वीक हो गई, चाइना ये हो गई, रशिया वो हो गई, कुछ भी नहीं होने वाला है। ग्लोबल साउथ इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग। ग्लोबल साउथ माने चाइना, रशिया, भारत, बहुत सारे कंट्री, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। अमेरिका इज अ सिंकिंग नेशन। अमेरिका इज गेटिंग डिफीटेड। और अमेरिका जो बड़ी बड़ी बात करते हैं पिनाक जी, ये अर्जुन जी को भी मालूम है, हमारे जनरल साहब को भी मालूम है कि वियतनाम की जंग से अमेरिका कैसे चूहे की तरह भागा, अफगानिस्तान से कैसे भागा। अमेरिका की इतिहास ही है, भागता है आखिर में। मगर ईरान में जो अभी जो जंग की हालत है, ये जंग जीतना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। मगर ये ईरान में एक प्रॉब्लम है कि ईरान में लीडरशिप नहीं है। अभी ईरान के कोई नई लीडर है नहीं जो आगे बढ़ा सकेगा ईरान को। वो अमेरिका में बैठ के जो शाह, जो ईरान की जो पाहलवी डायनेस्टी के शाह, ये जो बड़ी बड़ी बात करता है, ये भी फालतू बात करता है, ये भी अमेरिका की कठपुतली है। मगर हमारे हिसाब से पिनाक जी, अमेरिका हार रहा है ये जंग। और आप देखेंगे जैसे अफगानिस्तान से भाग गया था अमेरिका। ठीक है प्रमीत जी, बस एक बार रूस से और पूछ लेते हैं ना। विनय जी रूस से जुड़े हुए हैं, रूस मदद भी कर रहा है, बड़े बड़े आपके तमाम मीडिया हाउसेस या अखबारों में छाप भी रहे हैं कि रूस के सपोर्ट के बिना, चाइना के सपोर्ट के बिना ईरान इतने दिन सस्टेन नहीं कर सकता था। तो विनय शुक्ला जी, आपको ये जंग किस ओर जाती हुई दिख रही है? आपके रूस के सहयोग से क्या ये जंग अच्छी खासी साल 2 साल चलती रहेगी? ये तो खैर लंबा है। अब देखिए कि ग्राउंड ऑपरेशन का क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ एक कहा जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान में उतरेंगे, वहां से शुरू होगा ग्राउंड ऑपरेशन। और खाक की बात हो रही है, पर रूस जानता है कि ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। वो एक दिन का पहले का कंट्री नहीं है बना है, इसलिए वहां पर जो है बिल्कुल दूसरा लोगों का जज्बा है, उससे वो लड़ रहे हैं। इससे पर रूस जो है की जो एक ट्रीटी है उसके साथ, ईरान के साथ म्यूचुअल असिस्टेंस की, वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पर उसमें वो हथियार बेचता है पर वो कोई हिस्सा नहीं लेगा। और उधर ये रूस और यूएसए का जो बहुत क्लोज पीछे बिहाइंड द सीन्स बातचीत चल रही है ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है वो उनको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से दुनिया में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, क्या तो ये भी जा रहा है दोनों के बीच में एक डील हो गई है भाई? हाँ, हो सकता नहीं, हो रही है। यूक्रेन एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया है अपने हाल पर, जो अब से स्थिति हो रही है। और रूस ने समझाया था और इसलिए वो बात समझ भी गए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब तक जो है अलास्का में जो उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें जो बातचीतें हुई थी, वो सब उसी पर अड़े हुए हैं। लेकिन फायदा तो इस जंग में देखिए, ज़ेलेंस्की अपने हथियार बेचने चले गए सऊदी को, है ना? किस जमाने में वो हथियार ले रहे थे। अब रूस का जो तेल है इतना अच्छा खासा बिक रहा है कि उसकी बल्ले बल्ले हो गई है।
इतने वक्त से सैंक्शंस झेल रहा था, तो फायदा रूस को भी हो रहा है, ज़ेलेंस्की को भी हो रहा है। नुकसान अगर हो रहा है तो वो खाड़ी देशों का हो रहा है और ईरान का हो रहा है। लेकिन आरजू, बल्ले बल्ले तो पाकिस्तान की भी हो गई है। आज तो 22 शिप आपके जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आपके फ्लैग वाले वो निकल रहे हैं, ट्रंप उसको रिपोस्ट कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं भाई ये डाइवर्ट ना हो जाए अमेरिका अब, और पाकिस्तान पीस टॉक करा रहा है। तो मतलब यहाँ तो अभी तो फिलहाल तो पाकिस्तान ही पाकिस्तान हो रहा है। आवाम बड़ा खुश होगा, हुक्मरान बड़े खुश होंगे। देखिए, पब्लिक का तो पता नहीं कि वो खुश है कि नहीं है, क्योंकि आज से पाकिस्तान में एक सॉफ्ट लॉकडाउन की भी बात की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कि क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूल का और कई दूसरी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम है। तो सैटरडे संडे जो है वो लॉकडाउन रहेगा, तमाम मॉल्स बंद रहेंगे, मोटरवे हाईवे सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है या फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह पर है या जो लोकेशन हमारी है उसकी वजह से इम्पोर्टेंस तो बनी रहती है, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर हो, चाहे ईरान को, हिंदुस्तान को, या कह लीजिए कि चाइना को। इसी वजह से शायद इस वक्त भी पाकिस्तान के साथ बात की जा रही है, पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब ये इनके ऊपर जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं उन पर डिपेंड करता है कि ये कोई गलत पॉलिसी ना बनाए, किसी एक साइड पर ना हो जाए, वरना जाहिर है कि वो जिसे कहते हैं ना, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो इनको इस वक्त बहुत सोच समझ कर हर स्टेप उठाना होगा। चलिए, सोच समझ के उठाना होगा। लेकिन आरजू, जिस तरह से अभी हमारी इस पूरी चर्चा में निकल कर आ रहा है, प्रमित भी कह रहे हैं कि सोल्जर्स ऑन ग्राउंड आ सकते हैं। बांग्लादेश से भी हमारे साथ शोएब जी जुड़े, वो भी कह रहे हैं, विनय भी कह रहे हैं। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोल्जर्स ऑन ग्राउंड आते हैं। तो उस स्थिति में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं भी लगता ये डील होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं होगी तो वो बहुत मुसीबत में फंस जाएगा कि अपने आका की सुने, या जिससे पैसे लिए हैं सऊदी उसकी सुने, या फिर ईरान से डरे। मेरा ख्याल है अगर मुझसे पूछे तो ईरान से डर लें तो बेहतर है, इसलिए कि वह पैसों का क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम किसी और से ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि पहले भी लेते रहे हैं। लेकिन बात सारी है कि ईरान के सामने नहीं खड़े होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ये वाली गलती शायद पाकिस्तान कभी ना करे कि जाकर ईरान से लड़ने लगे, या ईरान के लिए जो है वो सऊदीया की बात मानकर ईरान के सामने चले जाएंगे। कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जाएगी, अपने आप को बचाने की कोशिश की जाएगी, चाहे ये कह के किया जाए कि हम तो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस वक्त हम एक फ्रंट पे और नहीं जा सकते। जो मर्जी ये रीज़न दें, लेकिन ये ईरान के सामने जाते हुए नहीं नज़र आ रहे, और इसीलिए ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है उनके साथ इनकी बातचीत भी बार बार आपके सामने आती है। ठीक है, मेजर जनरल सिवाच, यहाँ पर आप बता दीजिए कि पाकिस्तान को ईरान से कितना डरना चाहिए? गल्फ कंट्रीज को तो उसने, क्योंकि अमेरिकन बेस थे, उसने कहा यूज़ किए इसीलिए पनिश किया है। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत कर देता है, आरजू कह रही है करना नहीं चाहिए भाई, पैसा से उधार किसी से भी ले सकते हो, पहले जान बचाओ तभी तो पैसे इस्तेमाल करोगे। ईरान पाकिस्तान को बख्शेगा फिर? अभी तो पीस टॉक करा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और बल्कि पाकिस्तान तो बड़ी दुविधा में है। उसने डिफेंस पैक्ट पे कर रखा है सऊदी पे, और ईरान सऊदी पे हमला कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं आके मदद कर रहा? और ये जो बात कर रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड कर देगा अमेरिका, उसके लिए उसको ट्रुप्स चाहिए कम से कम 4-5 डिवीजन। उसके पास इतने नहीं है। वो कर क्या सकता है, उसकी ऑप्शन क्या कर सकता है, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे। वो कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश करें और खार्ग आइलैंड को लें, क्योंकि अगर आप ट्रुप्स की देखें जिस प्रकार के उन्होंने लगाए, 82A डिवीजन के जो पैरा ट्रूपर हैं 5000 वो भेजे हैं, प्लस जो 31 मरीन जो फोर्स है उसके जो है 3 से 4 हजार उन्होंने मरीन कमांडो भेजे। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो खर्क आइलैंड को पकड़ सकते हैं, मगर वो ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि जो इनकी कैजुअलिटी बहुत होंगी अमेरिका की। क्या ये बॉडी बैग एक्सेप्ट कर सकता है अमेरिका? मुझे लगता है वो पोस्चरिंग ज्यादा है, प्रेशर टैक्टिक ज्यादा है। मगर अगर वो कहते हैं कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड की बात है, चाहे वो आप टर्की या तो आप इराक से करेंगे या अफगानिस्तान या पाकिस्तान, तो इनमें से चॉइस पाकिस्तान ही, क्योंकि पाकिस्तान जो है बेसिस देता रहा है अमेरिका को। ये जो अफगानिस्तान में अल जौहरी को मारा गया तो पाकिस्तान से ही वहां से जो उड़े थे ड्रोन, तो हो सकता। मगर मुझे लगता है कि अभी तक अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए तैयार नहीं है। उसको चाहिए कम से कम एक महीना तो लॉजिस्टिक बिल्डअप करने के लिए, और फोर्थ लेवल बिल्डअप करना। ईरान को छोटा देश नहीं, ईरान को वेनेजुला नहीं है कि आप हमला कर दें, क्योंकि ये समझना है कि अमेरिका कितनी दूर से आके लड़ेगा, और ईरान को डिफेंस लड़ा। और ईरान की अगर आप देखें
प्याज तो वहां की जो बनावट है वो जी। चारों तरफ उसके माउंटेन्स हैं, तो बहुत ही मुश्किल होगा हमला करना। क्या कर सकता है अमेरिका, वो खर्क आइलैंड पे या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश कर सकता है, मगर वो भी मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स ठीक है, ऑपरेशन है। प्रमित Casualty पतौड़ी जी, बहुत है। सिवात साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, फौज में रहे, लंबा अनुभव है, मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड। वो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान को वेनेजुला मत समझिए, मैसेज जो देना था ईरान ने दे दिया है। अब ईरान ने अमेरिका को बता दिया है। अमेरिकन मिलिट्री को कभी भी ये गलतफहमी नहीं थी कि ईरान वॉर इज गोइंग टू बी सिंपल। ये देखिए, टीवी टाइमलाइंस और टीवी प्रोपेगेंडा इज डिफरेंट, बट एक्चुअलिटी मिलिट्री प्लानिंग सर, इज टीवी से डिफरेंट। ज्यादा ट्रम्प अमेरिका ने साहब का बहुत प्रोपेगेंडा होता है ना, एक ही लाइन में कहते हैं कि हमारे शिप को इतना मारा, इतनी मिसाइल मार दी है ना, मैडम 17 बार that हिट is हुआ, what फिर भाग के चले जाते हैं, फिर कहते हैं मैडम पीस चाहिए, उसी में कहते हैं कि आई विल हिट देम वेरी हार्ड। तो प्रोपेगेंडा तो ट्रम्प साहब का है सर। ट्रम्प साहब की इज अ वेरी अनकन्वेंशनल लीडर, इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और अपोनेंट को और दुश्मन को हमेशा कंफ्यूज रखें और अपने टर्म्स पे दुनिया से निगोशिएट करें, ये उनकी स्टाइल है। फर्स्ट ही बिल्ड्स प्रेशर टू द एक्सटेंट कि सामने वाला झुक जाए, फिर निगोशिएट करें, फिर अगर निगोशिएशन में नहीं माने तो प्रेशर को डबल करें, एडिशनल प्रेशर डालें और फिर निगोशिएट करें। बट कमिंग बैक टू दिस, कि अमेरिका को कभी ये गलतफहमी नहीं थी। अमेरिकन मिलिट्री वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर 4 to 8 वीक्स ऑफ वॉर। ये कोई छोटा देश नहीं है मैडम। ईरान इज नॉट हमास, ईरान इज नॉट हिजबुल्लाह और पैलेस्टाइन और गाजा। तो उसमें एक अमेरिका जब $1.1 ट्रिलियन डिफेंस पे खर्चा करता है, तो उनके थिंक टैंक और हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो आप दुनिया की चिंता छोड़िए, दुनिया क्या कहती है, वी डोंट केयर। वी वर्क ऑन अमेरिकाज फर्स्ट प्रिंसिपल एंड अमेरिकाज इंटरेस्ट। बट गोइंग बैक टू, मेरे कुछ पैनलिस्ट ने बहुत ही आपत्तिजनक बातें की है अमेरिका के बारे में, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा। फर्स्ट, एक प्रोटेस्ट के बारे में। दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी। यहाँ पर दोनों तरफ की आवाजें हैं। जैसे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, हजारों लाखों लोग सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट करते हैं, पर किसी एक व्यक्ति को खरोच नहीं आई। और ईरान की, पूरी दुनिया को मैं कहना चाहूंगा कि ईरान में जब 6 हफ्ते पहले प्रोटेस्ट हुए तो 25,000 से ज्यादा प्रोटेस्ट को मार डाला गया ईरान की आर्मी और ईरान की रजीम द्वारा ही। तो डोंट एवर कंपेयर ईरान वर्सेस अमेरिका, जो जमीन और आसमान का फर्क है। ये आप दोनों समझिए कि जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मेरे साथी जो इस तरह से अमेरिका को उल्टा सीधा बात कह रहे हैं, मैं उनको अमेरिका को उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए सर। इजराइल की जंग लड़ने के लिए पहुंच गया ईरान, तमाम इंटरनेशनल लॉज को ताक पे रखकर उनके सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया, कहा कि हमने जंग जीत ली है। उसके बाद पीस टॉक के लिए एक आदमी जो जंग जीत रहा है वही पीस टॉक की पैरवी कर रहा है। वो वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लेता है, फिर उसको कार की डिक्की में रख के पूरे में दुनिया में घुमाता है, फिर उसको जेल में भेज देता है। उसे न्यूक्स इराक में भी दिख रहे थे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में भी आता है, वहां से भाग खड़ा होता है। अमेरिका की कभी कोई गलती नहीं होती सर। नहीं, 1:100 से, जब हम 1:100 से दुश्मन को आहत कर रहे हैं या दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैडम युद्ध है। हमारा एक प्लेन गिरा, पूरी दुनिया ओ अमेरिका का सम प्लेन हैज बीन ड्रॉप डाउन बाय ईरान, बट मैडम उनके 500 प्लेन खत्म हो चुके हैं। 1:5 प्लेन की भाषा देखो तो 1:500 से उनको मारा गया है। सर, ईरान और अमेरिका की ताकत में 1:500 का ही अंतर होगा। आरजू, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे वाले पे हल्ला क्यों मचा रहे हो, जंग है, नुकसान तो अमेरिका का भी होगा। कोई अमेरिका कोई अमृत लेके थोड़ी आया है। 1:100 से हम जीत रहे हैं, 1:100 के रेशो से जीत रहे हैं। तो ये तो बात ही छोड़ दीजिए कि अमेरिका चूहे की तरफ भाग जाएगा। नहीं, ये हास्यास्पद लगता है मुझे। दिस इज अ रिडिकुलस थिंकिंग। अफगानिस्तान से कौन भागा था सर? अफगानिस्तान से मैडम भागे अभी तो किसी ने कहा भी नहीं कि अभी ईरान की बात करें मैडम, जाएगा, अब अफगानिस्तान और पीछे अभी केवल अपन ईरान की बात करें कि ईरान में हम पिछली बातें नहीं करनी है आरज़ू। एग्जैक्टली ज्यादा, और नहीं, अगर पिछली बात करनी है तो ओल्ड सिविलाइजेशन पे किसी हमारे एक और साथी ने बात की थी, ओल्ड सिविलाइजेशन। मैडम वहां देखिए ना, आज 50 साल पहले वहां की महिलाओं को पूर्ण रूप से इक्वल अधिकार था। जब अमेरिका का शासन था, अमेरिका की जिसे कहते हैं ना बैक्ड गवर्नमेंट वहां बैठती थी, तब था ईरान में। हाँ, ये ठीक है। लेकिन वहां से जब वुमन इक्वालिटी से लेके आपने बुरके में ले आए महिलाओं को, और बुरका अगर नहीं हो तो उनको मारने की बात आती है। आज वी आर गोइंग बैक टू अ रियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आप अगले 6 हफ्ते में देखिए कि वहां के लोग ही वापस उठ खड़ेंगे। प्रमित सर, बहुत अच्छी बात है। ईरान में टेररिज्म भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सारी दिक्कतें आपको पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कहीं नजर आनी बंद हो गई हैं अचानक से? अफगानिस्तान में सब चंगा हो गया, ऑल इज वेल, वहां वुमेन के साथ कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान एक टेररिज्म और पाकिस्तान के जो तार जुड़ते रहे है ना, वो भी नहीं दिख रहा अब अमेरिका को।
नहीं नहीं, बिल्कुल दिख रहा था। मैं पाकिस्तान के ऊपर तो यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान वाज गोइंग कंप्लीटली इनटू द लैप्स ऑफ चाइना। ये तो भारत को फिर से शुक्रगुजार करना चाहिए अमेरिका का कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने गोद में ले आए। चाइना के साथ अगर पाकिस्तान जाता तो लॉन्ग रन में इंडिया के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता। इट इज नॉट गुड। अमेरिका इज ऑलवेज अ वेरी गुड अलाई एंड आरजू, अमेरिका इतना अच्छा है ना, सबकी भलाई करना चाहता है वो। आप लोग समझ नहीं, नहीं हो। अगर इतना अच्छा है तो आरजू, आप समझ नहीं रही हैं, इतना अच्छा है ना, वो सबकी मदद करना चाहता है, आपकी, हमारी, ईरान की। एक देश कितनों को संभाले यार, पूरी दुनिया को उसे ही संभालना है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर ऐसा ही था तो चाइना से जाकर लड़ते ना। चाइना में जो कुछ मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर पा रहा। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को जाना चाहिए था। अफगानिस्तान से क्यों छोड़कर भागे अपने हथियार? वहां पर जितने वेपन्स थे सब छोड़कर अमेरिका चला गया। अगर 20 साल वहां पे लड़ते रहे, कुछ नहीं मिला इनको। उसके बाद अफगानिस्तान में उन्हीं तालिबान की गवर्नमेंट बना दी जिनसे लड़ रहे थे, और उसके बाद वहां से भाग गए। तो अब इनको क्या समझा जाए? इनको यही है कि जाहिर है कि जो अमेरिका से बैठे हैं, जाहिर है इन्हें डिफेंड करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही डिफेंड कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ से बहुत से पैनलिस्ट आकर सम टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को डिफेंड करते हैं। कर नहीं पा रहे होते, लेकिन जाहिर है करना पड़ता है। लेकिन बात सारी फिर वही है कि अमेरिका के साथ इस वक्त जो कुछ हुआ है, जो ईरान ने किया है, मेरे ख्याल है बाकी कंट्रीज ने भी अब अमेरिका से डरना तो कम से कम बंद कर दिया होगा। इसलिए हमको ये समझ आ गई होगी कि अमेरिका कोई ऐसी ताकत या ऐसी फोर्स नहीं है जिससे डरा जाए। अगर आप छोटी कंट्री भी हैं और आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसका जवाब दें, आप उन्हें रिस्पॉन्ड करें। और जैसे ये पैनलिस्ट बता रहे हैं कि ट्रम्प कुछ भी बात करते हैं, तो आप सोचिए एक प्रेसिडेंट जो कुछ भी बात करता है, उनके अपने कंट्री से लोग बैठकर ये कह रहे हैं कि उनकी बात को क्या किया जाए, तो कुछ भी बोल देते हैं। तो जाहिर है कि फिर उनका कौन भरोसा करेगा? कल को कोई और बात कर देंगे। लेकिन प्रमित, आरजू ने बात तो बिल्कुल सही की ना। प्रमित, आरजू ने बात तो सही की कि आपने खुद अभी अपने बयान में कहा कि भाई चाइना को सबक सिखाना था ना, तो चाइना से लड़िए। ईरान का कंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना को पूर्ण रूप से सबक मिल ही रहा है। वेनेजुएला से चाइना को सबक मिला, पैनामा कैनल से चाइना को सबक मिला, ईरान से सबक मिला। नहीं तो चाइना से सीधे काउंटर करने में डर लगता है सर। वेनेजुएला वाला काम चाइना भी कर लेती, ईरान वाला काम चाइना में कर लेते। मैडम कभी भी दो महाशक्तियां आपस में डायरेक्ट नहीं लड़ती है। ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटेजी होगी अमेरिका द्वारा, चाइना द्वारा या किसी भी देश द्वारा। छोटे छोटे मुल्कों का नुकसान कर लीजिए वर्ल्ड पीस के नाम पर। वो छोटे मुल्कों को समझना होगा कि छोटे मुल्कों को समझना होगा कि किसके साथ अलाइनमेंट करे। पाकिस्तान को समझ में आ गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब 4 दिन में उन्होंने देखा कि हमारी कितनी बुरी हाल हो रही है, तो वो पूरे बुद्धम शरणम गच्छामी हो गए वाशिंगटन में आकर कि भैया चाइना एंड रशिया कैन नॉट प्रोटेक्ट अस, अमेरिका आप ही हमको प्रोटेक्ट करें। तो जरा आरजू कुछ कहना चाह रही है, मैं चाहूंगी आरजू और आप प्रमित को स्क्रीन पे रखें। ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ कोई बात नहीं हो रही थी, फिर भी इन्होंने कहा है। तो ट्रंप ने कहा कि जी पाकिस्तान ने 6 जहाज गिरा दिए, कभी 11 गिरा दिए। ट्रंप ने ये बताया कि ईरान ने उनके कितने जहाज गिरा दिए। उन्होंने बताया कभी के 16 हो गए, 18 हो गए, क्या क्या फिगर्स आती रहती हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन ट्रंप ने अपना नुकसान कोई नहीं बताया। आज ही सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक जहाज जो है उसको हिट किया है और 2 टुकड़े हो गए। उसकी जो फोटोज आई हैं वो बिल्कुल डैमेज हो गया है वो प्लेन, लेकिन ट्रंप नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रंप की अपनी बेइज्जती हो रही है ना उसके अंदर। ईरान के अगर 500 प्लेन दिखाएं और अमेरिका का एक प्लेन दिखाए, 1:100 की रेशो से आपकी एयर पावर ईरान की खत्म हुई है। 1:500 से भी रेशो भी हो सकता है। तो वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द कैजुअलिटी ऑफ अमेरिका वर्सेस कैजुअलिटी ऑफ ईरान। ईरान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई और हमारे लीडर्स को एक खरोच तक नहीं आई। तो डोंट इवन कंपेयर कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। था ट्रंप ने 5 दिन के लिए ब्रेक क्यों मांगा? मैडम दैट्स व्हाई पूरी दुनिया में की क्या जरूरत है? मैडम पूरी दुनिया में जब हाहाकार हो रहा है, हम वी वांटेड टू निगोशिएट सो दैट वो हजारों से टैंकर जो रोके गए हैं उनको निकल जाने दिया जाए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग हैवॉक एंड ब्लैकमेल द होल वर्ल्ड। 30 डेज में ईरान ने आप लोगों का वो हाल कर दिया कि उनका सालों साल सैंक्शंस लगी हुई है, उनका कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने सिर्फ 30 डेज के अंदर बिल्कुल। आप लोग अपनी चिंता कीजिए ना, दुनिया अपनी चिंता खुद कर लेगी। आपको किसने कहा बिग डैडी बनने के लिए? दुनिया आपके पास आया, आपके पास कौन सा मुल्क आया रोते हुए कि प्लीज प्लीज आप आइए हमारी मदद कीजिए, हमारे टैंकर फंसे हुए हैं? कौन आया आपके पास? दुनिया अपनी चिंता नहीं कर पा रही थी और एक इस्लामिक जिहादी फंडामेंटलिस्ट रिजीम को आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होने दे रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। होल्ड ऑन प्रमित जी, होल्ड ऑन प्रमित जी। वही शख्स मुनीर साहब का जो बयान था ना, वो 1000 कट्स वाला, जगलर वेन वाला, हिंदू मुस्लिम वाला, वो भी कोई टेररिस्ट बयान से कम नहीं था।
और खुद मैडम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशन और साठगांठ के सबूत किए हैं। कई इंटरनेशनल टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में नजर आते हैं। उसी मुनीर को बैठकर लंच पे बुलाया था। किसी फील्ड मार्शल को या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लंच पे नहीं बुलाया जाता, सीधे बिल्कुल, सीधे आप बिल्कुल। हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया जाता है। तो अब ये अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखते आपको प्रमीत जी? आप अरे करिए, डबल अमेरिका की स्टैंडर्ड, तारीफ समझ में आता है, लेकिन इतनी नहीं ना कि बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं दिख रहा नहीं, है। अमेरिका तो मैडम अमेरिका तो कह ही नहीं रहा है ना कि इस बार हम मॉरल पुलिसिंग करेंगे। पिछले 25 साल से अमेरिका वाज डूइंग मॉरल पुलिसिंग एंड ट्राइंग टू गेट अ मॉरल अपर ग्राउंड। दिस टाइम अमेरिका इज वेरी क्लियर दैट इट इज गोइंग टू बी अमेरिका फर्स्ट, इट इज ठीक गोइंग है। टू अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। अगर कोई देश हमारे पास आता है और बुद्धम शरणम गच्छामि होता है तो हम उसको अपने साथ में रखेंगे, ठीक है। बट वी आर नॉट गोइंग टू नहीं, अलाउ अभी देम टू आपने कहा यूज ना, एनी मैंने ऑफ द ऑब्जेक्शन इसी न्यूक्लियर बात पे किया सर। आपने कहा ना कि हमें बड़ी चिंता हो गई थी, वो जो डेडलाइन मांगी इसलिए मांगी कि दुनिया के जो देश है ना, मतलब वो आ रहे थे आपके पास के स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलाओ, दिक्कत हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, तो आपने मदद इसी कौन कौन आया था? कौन कौन आया था सर? नेटो तो आपकी बात मान नहीं रहा है सर। ट्रम्प खिसियाट उठा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि अमेरिका के बिना कागजी शेर है वो। मैडम कोई सुन नहीं रहा है ना आजकल उनकी बात। एवरी लार्ज कंट्री वाज कॉलिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड वॉशिंगटन कि भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रेशर है उसको खत्म कीजिए। अच्छा। इसीलिए निगोशिएशन के पर लाइन वॉर से ओपन पहले किए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो खुला हुआ था, pressure बंद आया किसने ही कराया? ट्रम्प की लड़ाई के बाद है। मै- उससे मैडम, पहले long स्टेट ऑफ term में- हॉर्मुज ओपन था। अरे मैडम, जो आप फिर से सोचिए कि जो देश ईरान जैसा देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है, हाँ। अगर उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, उनके मिसाइल के चलिए, ऊपर न्यूक्लियर मान वॉरेंट्स ली आ मैंने आपकी जाते बात, तो पूरी मान ली दुनिया आपकी को बात। पूरे घुटने पर ले अच्छा, एक आते बात बताइए, मैडम। आपने वर्ल्ड पीस के लिए सबकी एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो ठीक से चलते रहे, इसीलिए आपने 5 दिन की डेडलाइन को 10 दिन किया था। आप लोगों का बड़ा दिल है, आप दुनिया की फिक्र करते हैं, मान ली मैंने आपकी बात। पहले इजराइल को ही संभाल अच्छी बात है, लेते। धन्यवाद। अरे सुन तो लीजिए, अगला सेंटेंस भी सुनिए, पत्रकार हूं मैं। हाँ, जरूर जरूर। सुनिए ना, तो इजराइल को तो मना लेते, इजराइल को नहीं, मना नहीं मैडम, पाए। आपका That's why, जिसके मैडम। लिए आप युद्ध लड़ने चले गए, उसने, नेतन्याहू ने आपकी बात नहीं सुनी। वो तो हमले करते रहे और एग्रेसिव करते रहे। तो फिर आपका पर्पस तो डिफीट हो गया ना सर, वो डेडलाइन वाला और दुनिया की मदद करने वाला। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद का बंद रहा, खुला नहीं। पीस थ्रू स्ट्रेंथ, निगोशिएशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर, ये स्टाइल है। और मैडम, आप कितनी भी बात बोले, 2 हफ्ते बाद आपको समझेगा हु वन, हु लॉस्ट ठीक एंड है। हु गेन द मोस्ट। शोएब चौधरी साहब, 2 हफ्ते का इंतजार है, अब डेडलाइन 2 हफ्ते की दे दी है प्रमीत मोकंडे साहब ने। कौन जीतेगा नहीं, 2 हमने नहीं हफ्ते दी, बाद मैडम। पता चल जाएगा। डेडलाइन बढ़ेगी तो नहीं? डेडलाइन मगर ये ये तो तो- टीवी पे ऊपर, आई एम नॉट दिस ऑफिशियल No, स्पोक्सपर्सन, no, I know, I टीवी know. पे मैं डेडलाइन डिसाइड नहीं कर It was सकता हूं। completely on a पर- lighter note. ठीक है, शोएब चौधरी साहब, कुछ दिन इंतजार कीजिए, जंग तो अमेरिका ही जीत रहा है। आप लोग खामखा में माहौल बना रहे हैं मुस्लिम स्टेट होने के बिल्कुल, नाते बिल्कुल। ईरान के नाम ये का। आपने सही बात कही मैडम। ठीक ठीक, मीना जी देखिए, हाँ ये जो बात कर रहे हैं, हाँ। ये बंदा अमेरिका से, इसको शायद कुछ पता भी नहीं है कि अमेरिका वियतनाम में जंग हारा, अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गई, लैंड फोर्स में पाकिस्तान साथ में थे, उस बाद भी भाग गई। और अमेरिका शांति प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। अमेरिका हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के, रिजीम चेंज करके ये जिहादिस्तान बनाने की कोशिश किया था। हम लोगों ने फिर से चुनाव में, इस साल की 12 फरवरी के चुनाव में, वो अमेरिका की जो कठपुतली को हटाया। अमेरिका दुनिया के सारे देश में अशांति मचाने की कोशिश में गए। आपने सही कहा कि अमेरिका का अगर लड़ना है चाइना से लड़के देखे, और ये ट्रम्प या अमेरिका, देखिए यूक्रेन वॉर में जीत सका अमेरिका, कभी जीतेगा नहीं। अमेरिका विल बी डिफीटेड। अमेरिका जहां जाते हैं वहां ही लात खाता है। ये वियतनाम में खाया, ये अफगानिस्तान में खाया, और अमेरिका ये के थोड़ी सी साथ और भाषा एक पे मुल्क एकदम है, संयम रहने के वो लिए है निवेदन कीजिए। पाकिस्तान। अमेरिका एक आतंकवादी मुल्क खुद बन गई मैडम, और आतंकवादियों की थोड़ा साथ सा देता भाषा पे है। संयम और रहने ये के लिए सब जो निवेदन करूंगा मैं। बात करता है अमेरिका में बैठ के, ठीक है, ठीक है। बहुत कुछ जानते, कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, हमारे साथ विनय ये शुक्ला लोग जी भी अपने हैं। परिणाम विनय शुक्ला जी, जरा ये बता दीजिए कि यहाँ पर अगर किसी की बल्ले बल्ले हो रही है इस जंग में, तो उसमें रूस भी है। बड़ी दिक्कतें चल रही थी सैंक्शन होने की वजह से, आप मदद कर रहे हैं ईरान की, अमेरिका आपके ऊपर से सैंक्शन हटवा रहा है, तेल लोग खरीद रहे हैं, आपका पैसा आ रहा है जिसकी सख्त जरूरत थी रूस को। देखिए, प्रमित जी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि बिग पावर्स जो हैं आपस में नहीं लड़ते सीधे, वो डिफरेंट उससे होते हैं। अब देखिए, आपने कहा है कि रूस को फायदा हो रहा है। यूरोप ने जो है कि रूस से आप कुछ नहीं खरीदने, एक बूंद तेल नहीं खरीदने के, पर कल विदेश मंत्री ने
रूस के विदेश मंत्री ने फ्रेंच टीवी को इंटरव्यू में बताया कि एक अमेरिकी कंपनी है, वो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन जो रशिया से जाती है सीधे यूरोप में, जर्मनी में उतरती है, उसको अमेरिकी कंपनी खरीद रही है, वो रूस से गैस लेगी और देगी। तो आप देखिए यहाँ पे दो बड़ी शक्तियां, मालूम है कि अगर वो आपस में सीधे लड़ेंगे इसका मतलब है महाविनाश, न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी एंड उसी से होगा। इसलिए दोनों पक्षों का बस जिम्मेदारी का होता है। और ठीक है, ट्रम्प साहब समझते हैं कि अगर तेल महंगा हुआ तो कहाँ से, मतलब अमेरिकी, सबसे पहले अमेरिकी कंज्यूमर्स को नुकसान होगा उससे। तो अगर वो इसके लिए रूस को फायदा कराना चाहते हैं तो उनका लॉजिक बिल्कुल सही है। एक बड़े महाशक्ति का जो थिंकिंग है वो बहुत जबरदस्त होता है। जैसे आज बात हो रही थी कि आरजू जी बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए एक रूस के राष्ट्रपति के अफगानिस्तान सलाहकार हैं जमीर कबूलोव, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका लैंड फोर्स, इतनी ज्यादा फोर्सेस भेज रहा है और पाकिस्तान कितने दिनों से कह रहा है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ ओपन वार है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतनी, सबसे बड़ा है कि ट्रम्प साहब ने बड़े उससे कई बार जोर डाल के कहा है कि उनको चाहिए अफगानिस्तान का बगराम बेस लेने के लिए, क्यों एक तो है वहां बहुत बड़ी मात्रा में हथियार है अमेरिका के छूट गए पीछे, दूसरा है कि वहां से वो चीन का भी, रूस का भी और सारे इलाके का कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें यह है कि इसका जो साइड किक होगा वो ये कि बगराम बेस जो है उसको राष्ट्रपति ट्रम्प को मिल जाएगा पाकिस्तान की मदद से, क्योंकि वहां ऑलरेडी बॉम्बार्डमेंट की है उसने। यानी ईरान की जंग तो जंग, यहाँ पर आरजू पाकिस्तान की अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो भी ट्रम्प साहब के इशारे पर हो रहा है। उन्हें बगराम एयरबेस चाहिए ही चाहिए, और ट्रम्प को कोई चीज चाहिए तो फिर चाहिए। तो ठीक है, वो ले लें, राष्ट्रपति अगर उनको चाहिए और वो ले सकते हैं तो लेके दिखा दें। इसलिए कि अफगानिस्तान ने तो 20 साल के बाद जिस तरीके से अमेरिका को निकलने पे मजबूर कर दिया, तो क्या लग रहा है ट्रम्प साहब को कि वो एक बार फिर जाकर वहां पे अपनी मर्जी चला सकेंगे? बस इस वक्त तो वो शायद ये चाह रहे हैं कि ईरान और गल्फ के बीच में या गल्फ कंट्रीज के बीच में टेंशन बन जाए ताकि वो अपने हथियार बेच सकें। और उसके लिए उन्होंने कई कंट्रीज के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है, क्योंकि जाहिर है कि ये जहां पर भी अमेरिका जंग शुरू करता है अपनी ज़मीन से कभी नहीं करता है, चाहे ईरान इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, ये अपनी जंग शुरू करवा देते हैं, उसके बाद अपने यहाँ से वेपन्स बेचना शुरू कर देते हैं। इस वक्त भी ट्रम्प, क्योंकि बेसिकली एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन तो वो है नहीं, तो इसलिए पॉलिटिशियन बनने की वो कोशिश करते हैं मगर बन नहीं पा रहे, इसलिए इस वक्त भी वो हथियार बेचने की तरफ ही जाएंगे। चलिए, तो आरजू, प्रमीत जी, सिवात सर, शोएब चौधरी जी, विनय शुक्ला जी, आप इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि प्रमीत जी अमेरिका का पक्ष यहाँ पे रखते हुए नजर आ रहे हैं, आरजू शोएब चौधरी का अलग पर्सपेक्टिव था, सिवात जी ने इसके मिलिट्री एस्पेक्ट्स को हमें बताया, विनय शुक्ला जी ने रूस का एंगल बताया। तो हमारी कोशिश थी अपने इस कार्यक्रम के जरिए एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इस जंग को लेकर कि कौन ये जंग जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस दिशा में ये जंग जा रही है, किसका कहाँ फायदा है, वो आपके सामने रखे।